गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए, एक तो ये क्वेश्चन था जिसकी हमें बात करनी थी, उसके अलावा देख लेते हैं कोई और था क्या। नहीं, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए बेटा। इसके फर्स्ट ए वाले में हमें रस्सी के निचले सिरे से x दूरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स जी, और अंडर रूट एक्स की जगह पे अपन कितना लिखेंगे 0.5, और जी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10। तो ये हो जाएगा 50 अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकंड। सही बात। √5। ओके, √5 2.2 अराउंड अपन इसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, अनुप्रस्थ तरंग द्वारा रस्सी की पूर्ण लंबाई तय करने में लगा समय। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, 2√L/G, यही सीखा था। और ये हो जाएगा 2√L, लंबाई कितनी है 2.45, और जी कितना लिख सकते हैं अपन 9.8 लिख सकते हैं। और यहां से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और अंडर रूट का 4 बाहर आके 2, तो 2/2 1 सेकेंड। क्लियर है मैटर। एक ये वाला सवाल है, इसकी बात करते हैं। इसमें देखिएगा, एक M1 व L लंबाई की कोई एक समान रस्सी किसी दृढ़ टेक से ऊर्ध्वाधर लटकी है। इस रस्सी के मुक्त सिरे से द्रव्यमान M2 का कोई गुटका बांध दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। रस्सी की जो लंबाई है वो M1 है, और इसकी जो रस्सी का द्रव्यमान M1 है और लंबाई L है, और यहां से M2 द्रव्यमान का एक गुटका भी अपन ने बांध दिया। रस्सी के मुक्त सिरे पर तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, λ1, और यहां पर कोई स्पंद यानी कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, और रस्सी के शीर्ष तक पहुंचने पर यह तरंग दैर्घ्य λ2 हो जाती है। तो अपने को λ2 और λ1 का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटा इसमें क्या करना है, हमें पता है जब यहां पर कोई स्पंद उत्पन्न किया जाएगा, किसी n आवृत्ति का स्पंद या n आवृत्ति की तरंग उत्पन्न की जाएगी, तो माध्यम कुछ भी हो, इस तरंग का आवृत्ति जो रहेगी वो सेम रहेगी, यानी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। और अपन जानते हैं v बराबर n लैम्डा, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, v1 बराबर n λ1 और v2 बराबर n λ2। n यहां पर क्या रहना होगा, कांस्टेंट। सही बात। अब यहां से v1 λ1 और v2 λ2 के रिलेशन को अपन डिवाइड करेंगे, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा,
इक्वेशन इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, और हम यहाँ से करना चाहते हैं 2 डिवाइड बाय 1। तो ये हो जाएगा λ2 बटे λ1 बराबर v2 बटे v1। और v2 और v1 के लिए अगर अपन देखें तो v2 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट t2 अपॉन म्यू, और v1 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट t1 अपॉन म्यू। म्यू यानी रस्सी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व जो रहेगा वो समान रहेगा, और इसीलिए हम यहां से म्यू कैंसिल कर देंगे, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर t2 बटे t1। T2 यानी शीर्ष पर तनाव, और शीर्ष पर जो तनाव रहेगा वो क्या रहेगा, m1 प्लस m2 इंटू जी, और निम्न बिंदु पर, निचले बिंदु पर जो तनाव रहेगा वो क्या रहेगा, m2 इंटू जी। ये कट जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा m1 प्लस m2 बटे m2। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। यहां पर हमसे कहा गया कि जब किसी एक रस्सी से एक द्रव्यमान लटकाते हैं तो उसका कुछ रेखीय द्रव्यमान घनत्व म्यू होता है, और उसका कुछ तनाव होता है, और तनाव यहां पर सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg। तो ये तनाव किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, और फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट के अंदर mg बटे म्यू। पर हम ये देखना चाहते हैं कि यदि यहाँ पर एक कोई पात्र लगा दिया, नीचे एक पात्र रख दिया, और इस पात्र के रखने से क्या होगा, इस पर एक उत्प्लावन बल कार्यरत होगा। और उत्प्लावन बल कितना कार्यरत होता है, इसके लिए हमने कहा है, पहले भी हमने बात की थी कि v जो वस्तु डुबोई है उसका घनत्व रॉ, उस द्रव आयतन सॉरी, और जो जो द्रव है उसका घनत्व रॉ, और गुरुत्वीय त्वरण जी। तो रॉ वी जी यहां पर ऊपर की ओर बल लगेगा। तो अभी तनाव बल का कुल मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तनाव प्लस रॉ वी जी बराबर एम जी। तो तनाव बराबर एम जी माइनस रॉ वी जी। तो यहां से तनाव का मान हम क्या लिख देंगे, एम जी माइनस रॉ वी जी, और यहां म्यू एज इट इज रह जाएगा। सही बात। यहां पर पूछ लिया जाए कि जब वो वायु में था तब, और जब वो किसी द्रव में था तब, उस अनुदैर्ध्य तरंग के वेगों का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है यहां पर सिंपल, जो ये म्यू है ये तो कट जाएगा, दोनों जगह म्यू यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर अंश में जो बचेगा वो बचेगा क्या, ऊपर तो बच जाएगा यहाँ एम जी, और नीचे बच जाएगा एम जी माइनस रॉ बी जी। उस वस्तु का घनत्व अगर सिग्मा है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, रॉ सिग्मा जी। रॉ सिग्मा सॉरी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी वी सिग्मा, हाँ। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये वी सिग्मा जी, और यहाँ वी सिग्मा जी माइनस वी रॉ जी, ये कट जाएगा जो जो कॉमन आके, और यहां से रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम कहाँ हो जाएगा मैं बता देता हूं, इतना ज्यादा भी अपन रट्टा मार नहीं सकते, आप यहां से काम कर लेंगे। आप यहां जो मैंने गोला बना दिया है आप यहां से काम कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बात। यहां देखिएगा, अब बात अपन करते हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग यानी ध्वनि तरंगों के वेगों के लिए। अभी तक जो अपनी बात चल रही थी वो किस पर थी, अनुप्रस्थ। अब अनुप्रस्थ के साथ साथ अपन यहां से आगे बात कर रहे हैं अनुदैर्ध्य के। अनुप्रस्थ के लिए क्या फॉर्मूला आया, एक बार मैं फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ये वाला। सही बात। अब यहां से अनुदैर्ध्य के लिए अपन बात करेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए बेटा कि अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग संचरण होता कैसे है। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए तो यहां पर इस तरीके से हमने माध्यम के कणों को देखा,
और जब यहां से किसी स्रोत से तरंगे आती है तो उन तरंगों के कारण यहां पर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन उत्पन्न होते हैं। यही यानी कहीं पर संपीड़न, कहीं पर विरलन, कहीं पर संपीड़न, कहीं पर विरलन, यानी माध्यम कहीं पर सिकुड़ता है, कहीं फैलता है, कहीं सिकुड़ता है, कहीं फैलता है, कहीं सिकुड़ता है, कहीं फैलता है। एक रबड़ की तरह का, एक रबड़ जो पदार्थ होता है बिल्कुल उसी तरीके का एक व्यवहार दिखाता है। और इसीलिए इस माध्यम की एक सबसे विशेष गुण प्रत्यास्थता उसके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला माध्यम का गुण है प्रत्यास्थता और दूसरा माध्यम का गुण है घनत्व, रॉ। और ये कहा गया, ये यहां से बनाया, न्यूटन के अनुसार ये बताया गया कि अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल तरंगों में जो वेग का फॉर्मूला होता है वो उसकी प्रत्यास्थता और उसके माध्यम के घनत्व के अनुपात के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है बात। तो यहां पर अपना फॉर्मूला क्या बनेगा लॉन्गिट्यूडनल का, ऊपर तो आ जाएगी प्रत्यास्थता ई और नीचे आ जाएगा माध्यम का घनत्व रॉ। याद रहेगा ये रिलेशन। आप यहां पर डेरिवेशन के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा मत सोचिए आपको नहीं बताया जा रहा है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है बात। तो चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व, इन पर आधारित कुछ बातें यहां से हम सोचते हैं। देखिएगा, माध्यम अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है वो कहां कहां संचरित होती है, पहले तो अपन इस बात पर विचार कर लेते हैं। तो आपको यहां से ये बात समझ में आएगी कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो रहती है, हम यांत्रिक के लिए बात कर रहे हैं बेटा, तो हमने अनुप्रस्थ के लिए क्या कहा कि ठोस व द्रव सत्व, हाँ कि ना। और अनुदैर्घ्य के लिए क्या कहा अपन ने, ठोस, द्रव, गैस, सब जगह। ठीक है, तीनों में। तो हम यहां से यही बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जब अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो और गैसीय माध्यम हो, तीनों के लिए बात करते हैं तो कैसे निकल कर आएगी चीजें। तो बेटा आपने यहां पर कुछ ऐसा सुना होगा, समझा होगा, प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको अपन ई कहते हैं। तो ठोस में ये प्रत्यास्थता गुणांक आपने किससे लिखा, ठोस में प्रत्यास्थता गुणांक किस वैज्ञानिक के नाम पर, वाई, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, सही बात। द्रव में बल्क मॉडुलस, द्रव के अंदर यहां लिक्विड और गैस दोनों आ जाएगा, है ना। और यहां पर बल्क मॉडुलस बी से लिखा गया, फ्लूइड। कुल मिलाकर मुझे यहां लिखना चाहिए फ्लूइड। ठीक है बात। तो फ्लूइड्स के अंदर ये बल्क मॉडुलस ये आ जाएगा। ठीक। तो यही चीज हम यहां पर देखेंगे। आप देखेंगे ठोस माध्यमों के लिए यंग मॉडुलस को हमने लिख दिया, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक को हमने लिख दिया यंग मॉडुलस वाई अपॉन रॉ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, रॉ उसका घनत्व। द्रव माध्यमों के लिए अपन ने लिख दिया बी अपॉन रॉ, ये हो गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और यहां गैसीय माध्यमों के लिए भी बी, जहां बी हो गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस।
पहले अनुप्रस्थ में एयर में वेग कैसे निकाला? किसने निकाला बेटा अनुप्रस्थ में एयर में वेग? अरे बुद्धि के प्रकाश बेटा, 2 ट्यूबलाइटें ज्यादा लगा ले, कम से कम उजाला तो रहेगा। अनुप्रस्थ में एयर में वेग किसने निकाल दिया आपके लिए? तो मुझे तो ये नहीं पता लगा। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे हवा में चलती नहीं है, तो वेग किसने निकाल दिया? बेटा बुद्धि जल्दी बोलेगा, क्या दिक्कत है? आगे बढ़ू बेटा? वो होती है, सुन ले मेरी बात को, अनुप्रस्थ तरंग जो रहती है वो ठोस में और द्रव की सतह पर। तो ठोसों के लिए हमने फॉर्मूला √T/μ दे दिया है, और द्रव की सतह पर देखेंगे, द्रव की सतह पर आपसे कोई सवाल पूछेगा नहीं, आप निश्चिंत रहिए, है ना, क्योंकि चीजें इतनी भी आसान नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। फिर बची बात क्या? अनुदैर्य के लिए, तो अनुदैर्य ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में है। ठोस में यंग्स मॉडुलस और द्रव और गैस में बल्क मॉडुलस। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप यहां पर ये देखेंगे, ये चीज गौर से देखो कि जब अनुदैर्य तरंग चल रही है ठोस में, द्रव में और गैस में, तो इस एनिमेशन को गौर से देखो, इस एनिमेशन को गौर से देखो, और ये देखो कि जब तरंगे यहां से उत्पन्न हुई तो सबसे तेज तरंग संचरण किस माध्यम में हुआ? तो इस एनिमेशन से दिमाग में आपके ये पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए कि सबसे तेज सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। इसकी वजह क्या नजर आ रही है? तो आप यहां पर देखिएगा बेटा कि जो द्रव्यमान वितरण है, जो जो द्रव्यमानों का जो घनत्वों का वितरण है वो सॉलिड में बहुत करीब है, बहुत निकट निकट आपको ये जो प्लेटें गिरती नजर आ रही है ना, तो ज्यादा पास पास प्लेटें हैं। लिक्विड में उससे थोड़ी दूर दूर और गैस में उससे भी ज्यादा दूर। तो जब ये सॉलिड के अंदर तरंग संचरित होती है तो वहां पर तरंग संचरण के लिए आवश्यक जो एक 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 सतह दूसरी सतह से प्रतिक्रिया करती है, दूसरी सतह उसकी अगली सतह से प्रतिक्रिया करती है, तो इसके लिए क्या रहता है कि बिल्कुल पास में ये सतहें उपस्थित होने के कारण प्रभावी रूप से, सुनो मेरी बात, प्रभावी रूप से अपने को यहां पर जो प्रत्यास्थता है वो प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा कहां मिलती है? सॉलिड में। मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो कि अपने को जो प्रत्यास्थता है वो सबसे ज्यादा किस माध्यम में मिलती है? तो आप कहेंगे सर सॉलिड में मिलती है प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा। उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस। यहां से आप देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सॉलिड में प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा, घनत्व भी चूंकि ज्यादा होता है, पर फिर भी जो ई और रॉ का अनुपात है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा, यानी जो आपको नजर आ रहा है सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन मतलब कच्चा लोहा, तो कच्चे लोहे में जो ध्वनि तरंगों का वेग होगा वो क्या होगा? 5050 मीटर पर सेकंड। किसी द्रव वाटर पानी के अंदर अनुप्रस्थ तरंगों का वेग क्या होगा? अनुदैर्य तरंगों का वेग क्या होगा? तो क्या कहेंगे? लगभग इसका मान होता है 1450 मीटर पर सेकंड। फिर आती है बात गैस की, एयर की, तो एयर के अंदर अनुदैर्य तरंगों का वेग क्या होगा? तो लगभग इसका मान होता है 330 मीटर पर सेकंड। तो देखिएगा हम यहां से क्या सीखना चाह रहे हैं, यह है प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा नंबर 1 किसमें? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। हमें यहां से वेग अनुदैर्य तरंग का बताने के लिए क्या करना पड़ता है? ई और रॉ दोनों के अनुपात को देखना पड़ता है। तो ई और रॉ का अनुपात नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जो रहता है वो सॉलिड के लिए रहता है, फिर नंबर 2 पे गैस के लिए, फिर नंबर 2 पे द्रव के लिए, नंबर 3 पे गैस के लिए रहता है। इसीलिए वेग सॉलिड में ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद अंत में गैस में।
ठीक है बात। नहीं, मान याद नहीं रखने बेटा, बस मान बिल्कुल याद नहीं रखने, मान सवाल में देगा, ये तो बस एक अंदाजा है, मैं पढ़ाऊं तो सही, कुछ तुलना तो दूं। नहीं, मैं तुलना दूंगा, कुछ मान रखूंगा, तो आपके दिमाग में बात फिट होगी कि अरे हाँ यार, वास्तव में कुछ ऐसा होता है ना। उदाहरण है ये, उदाहरण तो ऐसे ही दिए जाते हैं। तो जैसे ध्वनि का वेग लोहे में, फिर उसके बाद जल किसी द्रव में, गैस में, तो ये अपने को संबंध यहां से समझ आता है। ठीक है। अगर अपन ठोसों में ही तुलना करना चाहेंगे, क्योंकि ठोस भी तो अनेक है ना, ठोस भी तो अनेक है ना। अब ठोसों में भी सबसे ज्यादा किस ठोस में, तो सबसे ज्यादा क्वार्ट्ज, जो वेग होगा वो क्वार्ट्ज में, फिर लोहे में, फिर कॉपर में, मतलब एक तुलना है। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कुछ नहीं होता, तुलना करा रहा हूं मैं, कि जैसे कॉपर और लोहे में से आपको अगर अंदाजा लगाना पड़े, तो आपको आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कॉपर और लोहे में से लोहे के लिए जो घनत्व है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसीलिए यहां पर ये जो वेग आ जाएगा ये ज्यादा आ जाएगा, मतलब उसकी उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है, जिसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है उसके लिए वेग भी ज्यादा रहेगा। तो यहां पर नंबर 1 पे क्वार्ट्ज हो जाएगा, फिर नंबर 2 पे Fe और नंबर 3 पे कॉपर। ऐसा आपसे तुलना नहीं की जाएगी। क्वार्ट्ज मिश्र धातु नहीं है बेटा, क्वार्ट्ज एक तरीके का, मतलब एक कार्बन फैमिली का एक कंपाउंड है। सक्षम, जो तू सवाल पूछ रहा है ना, इसका जवाब मैंने पहले ही यहां पे दे दिया है, इधर देख। कि आपको सिर्फ घनत्व नहीं देखना, ये ऊपर अंकल भी बैठे हैं, मुझे पता था ये सवाल आएगा, इसीलिए आपको पहले ही ये बता दिया है कि अनुपात निर्धारित करेगा ई और रॉ का। और डिटेल में मैं तो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बात को ध्यान से सुनना। पर और डिटेल में मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपको शायद याद हो, या आपके पास अगर वो फ्लूइड की कॉपी रखी हो, कोई मॉड्यूल वगैरह रखा हो, मॉड्यूल नंबर 2 मेरे पास भी रखा होगा, तो इसमें आप प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पार्ट निकालिए। और इस प्रत्यास्थता वाले पार्ट में आप यंग्स मॉडुलस पे आइए, और यंग्स मॉडुलस में स्टील के यंग मॉडुलस पे आइए। एक उदाहरण है जिसमें वो उदाहरण 8वां 7वां 8वां 9वां तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसमें वो स्टील का और ब्रास का यंग मॉडुलस आपको दे रखा है इसमें। इलस्ट्रेशन 8, स्टील का यंग मॉडुलस कितना, 2 गुणा 10 की घात 11। ठीक। और इसकी जो डेंसिटी होती है ना, वो डेंसिटी लगभग रहती है 10 की घात 5 के गुणज में, लोहे वगैरह की। तो जब आप इन दोनों का अनुपात लोगे ना और अंडर रूट करोगे, तो अनुपात में मैं 2 को हटा देता हूं, फिलहाल मैं पावर पावर पे बात कर लेता हूं, पावर पावर पे बात कर लेता हूं, तो ये 10 की घात लगभग 6 बनेगा। तो ये लगभग लगभग 10 की घात 3 के गुणज के रूप में अपने को वेग मिलता है। ठीक है। चलिए, तो अपने को ई और रॉ के अनुपात पर निर्भर करना है, और ई और रॉ का जो जो अनुपात होगा उसी के आधार पर हम विभिन्न माध्यमों में वेगों की बात करेंगे बेटा। ठीक है। तो यहां से हमने कहा कि सब ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस में जहां होता है वो हीरे में होता है, जो कि लगभग कितना होता है, 6,500। ये पॉइंट आपने अपने को याद रखना है। ठीक है। और इसी तरीके से गैसों में ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है वो हाइड्रोजन में होता है।
ठीक है, ये भी अपने को याद है। ये मैं सब बताऊंगा कि गैस में हाइड्रोजन का वेग कम होने का, हाइड्रोजन में जो ध्वनि का वेग कम होने का कारण क्या रहा, हम क्योंकि इन सबकी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अपने को क्या समझ में आया कि सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग, अनुदैर्घ्य तरंगों का वेग जो होगा वो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। आपसे पूछा जाए ठोसों में सबसे अधिकतम किसमें, बोलो बेटा फटाफट बोलो। ठोसों में अधिकतम सबसे किसमें, हीरे में, डायमंड। ठीक। और गैसों में सबसे अधिकतम किसमें, गैसों में सबसे अधिकतम हाइड्रोजन। ये सिंपल सिंपल से पॉइंट है जो अपने को याद रखने हैं। आपको दिमाग उल्टा नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप ये चीजें रट नहीं रहे, आपको ये समझना है कि ये कुछ उदाहरण है जो ई और रॉ के अनुपात को सॉल्व करके निकाले गए, क्योंकि वही ई और रॉ का अनुपात जो होता है वही यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेग को बताता है। अमृतांश, बात थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, हम आते हैं उस कंक्लूजन पे, है ना, कंक्लूजन पे आते हैं। चलिए, तो यहां पर इस सवाल को सॉल्व करो। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसे सॉल्व करो। दस की घात 4 मीटर। क्या लिख सकते हैं अपन, वेग निकाल लेंगे सबसे पहले, √y/ρ। ये कैसे किया, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 10 की घात 8, तो बाहर आके 10 की घात 4/2, ये आ गया मीटर पर सेकंड। फिर अपने को दूरी निकालनी है, दूरी बराबर वेग गुणा समय। तो वेग अपना है 10 की घात 4/2 और समय है 2 सेकंड, तो ये आ जाएगा 10 की घात 4 मीटर, यानी 10 किलोमीटर। बेटा जितना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम होता जाता है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब जितनी अटपटी बातें होती जाएंगी, सवाल उस पर उतने ही आसान बनते हैं। अटपटी क्यों, क्योंकि चीजों को समझने के लिए हमें समय लगता है, और इसमें बहुत ज्यादा गहराई में आपसे सवाल नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड बातें पूछी जाएंगी। तो कोशिश करें इन कहानियों को, इन बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल इसी तरीके से याद रखने की, और जो फॉर्मूले हैं उनको बिल्कुल दिमाग में 100% सेटल रखने की कोशिश करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर क्या रहता है, सिस्टम कुछ ऐसा रहता है कि ठोस में व द्रव में अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर सवाल आता है ठोस पे, तो आपको सिंपल रॉ और वाई वो दोनों देगा, और आप तुरंत यहां से फॉर्मूला लगा के उसमें वेग निकाल लेंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में निकाल। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे मॉड्यूल में आपको मिल जाएंगे। द्रव में भी अगर क्वेश्चन है तो बल्क मॉडुलस और घनत्व दिया जाएगा।
और जैसे आप उस बल्क मॉडुलस और घनत्व का अनुपात निकालकर अंडर रूट करेंगे, आपको वेग मिल जाएगा। तो ठोस और द्रव में तो क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल सड़ा सिंपल, जो मैंने आपके सामने ये लिखा है। अब यहां पर थोड़ा सा गैस में सोचना पड़ेगा। गैस में थोड़ी सी बातें और ज्यादा डिटेल में जाएंगी। गैसीय माध्यमों में कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या चीजें और हमें आगे इसमें डिटेल में देखनी है, उन पर हम बात स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो हमने हेडिंग दिखा यहां पर गैसीय माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंग का वेग। अब सबसे पहली बात आती है कि गैसीय माध्यम में जो प्रत्यास्थता गुणांक है ना, ये भी सिचुएशन के साथ बदलता है। तो समझिएगा प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है, तो आप कहेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अनुपात होता है, यही प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है बात। और जो हम यहां पर गैसों में स्ट्रेस यानी दाब की बात करते हैं, वो डेल्टा पी से हम लिखते हैं, डेल्टा पी। और स्ट्रेन, अब आप जानते हैं गैसीय माध्यमों में स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृति। तो यहां से मैं हिंदी में लिख देता हूं प्रतिबल बटे विकृति। और जो विकृति है, ये विकृति किस तरीके से लिख दी गई है, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी। क्योंकि आप जानते हैं यहां पर जो विकृति होगी वो आयतनिक विकृति होगी। जैसे किसी एक गुब्बारे को जब अपन हवा में रखते हैं और दाब लगने से उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। सही बात है। तो अगर उसका प्रारंभिक आयतन v है, तो उसके आयतन में जो कमी है उसे हम क्या लिख देते हैं, माइनस डेल्टा v। ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो विकृति है, इस विकृति का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस डेल्टा v अपॉन v। और जो यहां पर ऊपर दाबांतर है, इस दाबांतर पर यह निर्भर करता है कि कितना स्ट्रेस है, कितना प्रतिबल है और कितनी विकृति होगी। और जब इन दोनों को इस तरीके से सेटल करते हैं, तो ये अपने को फॉर्मूला रिलेशन मिलता है, माइनस ऑफ वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। ये हो जाएगा गैस में प्रत्यास्थता गुणांक। अब गैसों में भी अलग अलग तरीके के माध्यम, अलग अलग तरीके का ऊर्जा संचरण होता है, अलग अलग तरीके के प्रक्रम होते हैं। ये आपने थर्मल में पढ़े हैं। सुनिएगा मेरी बात को। थर्मल में आपने क्या क्या पढ़ा है, थर्मल फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जब आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रम हो, तो समतापीय प्रक्रम में ये v डेल्टा p बाय डेल्टा v की जो वैल्यू होती है, समतापीय प्रक्रम को मैं समझा देता हूं आपको कैसे यहां पर देखना होता है। समतापीय प्रक्रम का मतलब होता है बेटा pv बराबर कांस्टेंट। इतना याद होगा। अब आप इस पूरी समीकरण में यहां पर इसको ये प्रथम चर मान लो, इसको द्वितीय चर मान लो। प्रथम चर और द्वितीय चर, और दो चरों का अवकलन कैसे करते थे, याद है? दो चरों का अवकलन कैसे करते थे, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। तो प्रथम पद p एज इट इज और द्वितीय पद का अवकलन यानी डेल्टा p, फिर उसके बाद द्वितीय पद और प्रथम पद का अवकलन डेल्टा p, और ये बराबर किसके हो जाता है, 0। अब आप कहेंगे सर अवकलन में आपने नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं। तो बेटा अवकलन में नीचे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल कह दिया कि एक पद नियत मानकर दूसरे को कांस्टेंट और दूसरे को कांस्टेंट मानकर पहले को चर मानते हुए हमने यहां से अवकलन कर दिया है। और ये क्या हो जाएगा, p डेल्टा v बराबर माइनस वी डेल्टा p, और यहां से ये हो जाएगा p बराबर माइनस वी डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। और यही पूरी चीज, इसी को आपने क्या लिखा है, बल्क मॉडुलस। तो आपको क्या समझ में आता है यहां से, आपको ये समझ में आना चाहिए कि
आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम ये मानेंगे या जब हमें ये समझ आएगा अगर कि गैसों में ध्वनि का संचरण यदि समतापीय प्रक्रम हो तो बल्क मॉडुलस दाब P के बराबर होगा और जो वेग का फॉर्मूला आएगा गैस में वो आएगा √P/ρ। ये आपको बताया भी गया होगा कि समतापीय प्रक्रम में बल्क मॉडुलस या प्रत्यास्थता गुणांक दाब P के बराबर होता है। पर यही चीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा जब अगर हमसे कह दिया जाए कि यदि गैसों में ध्वनि संचरण रुद्धोष्म प्रक्रम हो तो अब अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है ये गामा P के बराबर होगी जहां गामा क्या होगा रुद्धोष्म नियतांक या रुद्धोष्म गुणांक। गामा को क्या कहते हो? आया याद? अब बहस क्या है उस बहस पर मैं आपको लेकर आता हूं। लड़ाई यहां पर यह है लड़ाई यहां पर यह है कि जो ध्वनि तरंगों का संचरण है वो गैसों में समतापीय है या रुद्धोष्म है। ये यहां पर मुख्य लड़ाई है। हमने बात दोनों के साथ कर ली। हमने क्या कहा कि यदि समतापीय प्रक्रम है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा √P/ρ। और अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है तो यहां फॉर्मूला क्या आ जाएगा गामा P/ρ। ठीक है, तो यहां से इस डिस्कशन को कैसे हम बाहर निकालते हैं तो देखिएगा बेटा। तो गैसों के लिए न्यूटन ने यह कहा, अपना तथ्य दिया कि किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण समतापीय आइसोथर्मल होता है। ऐसा न्यूटन ने कहा। उन्होंने ऐसा माना कि जो यहां पर ये संपीड़न और विरलन के जो क्षेत्र बनते हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन यानी ये दो जो दाब क्षेत्र बनते हैं ये दाब क्षेत्र बहुत धीमे बनते हैं। और दाब क्षेत्र अगर बहुत धीमे बनेंगे तो ये परतें कंप्रेशन रेयर फैक्शन की जो परतें होगी ये अपना तापमान समान बनाए रख सकती है टी सेम। और उनके अनुसार न्यूटन की कहानी है ये पूरी की पूरी। न्यूटन के अनुसार फिर उन्होंने ये कह दिया कि अगर ऐसा है तो यहां पर जो अपना प्रत्यास्थता गुणांक है यानी गैस का जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो P के बराबर लिख दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने कह दिया और उनके अनुसार यहां पर फॉर्मूला बन गया √P/ρ। पर समस्या कब आई? जब हमने कहा कि जो गैस का दाब होता है वो तो 1 एटमॉस्फेयर होता है और जो वायु का घनत्व होता है 1.29 होता है और जब उन दोनों मानों को इस फॉर्मूले में रखा गया
तो यहां से ध्वनि का जो वेग आया वो लगभग 280, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग जो न्यूटन के अनुसार आया वो आया 280। जबकि वास्तव में प्रैक्टिकली जो वेग यहां पर ध्वनि का होता है वो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो यहां पर न्यूटन ने जो भी बातें की, जो भी सिचुएशन समझाई, उस सिचुएशन में थोड़ी सी एक हमें कमी सी लगी। हमें लगा कि न्यूटन की जो ये पूरी धारणा है, वास्तव में धारणा ही है, ऐसा कोई प्रैक्टिकल तो उन्होंने किया नहीं है। तो न्यूटन की धारणा के अनुसार जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सटीक मान नहीं आ रहे जो प्रैक्टिकली आने चाहिए। तो इसीलिए फिर यहां पर एक दूसरे साइंटिस्ट, और उन लाप्लास ने संशोधन दिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाप्लास करेक्शन, और हिंदी में लाप्लास संशोधन नाम से इसे जानते हैं। और उन्होंने ऐसा संशोधन दिया कि किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण रुद्धोष्म होता है, एडियाबैटिक होता है, अर्थात संपीड़न और विरलन बहुत तेजी से बनते हैं। और उनकी धारणा के अनुसार अगर ये रुद्धोष्म प्रक्रम है तो ई गैस में जो लिखा जाना चाहिए वो क्या लिखा जाना चाहिए, गामा पी लिखा जाना चाहिए। और उनकी धारणा के अनुसार जो वेग का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा गामा पी बटे रॉ। ऐसा उन्होंने समझाया। और इसी समझाने के अनुसार जो गामा होता है वो वायु में, यानी जो अपनी वायुमंडलीय वायु है, इस वायु में गामा का मान होता है 4/3, यानी 1.33। और ये मान यहां रखा गामा का, दाब का मान रखा 1.013 इंटू 10⁵ और घनत्व का मान रखा 1.29 इंटू 10⁵ kg। और ये सारे मान रखने पर लगभग लगभग 330-332 मीटर प्रति सेकंड हमें ध्वनि का वेग मिलता है वायु में। बेटा उनकी सोच थी, उनकी सोच के आधार पर बताया। मोहम्मद आमिर कह रहा है कि सर न्यूटन ने जो ध्वनि का संचरण है, संपीड़न विरलन, ये धीमा किस आधार पे बताया? आधार नहीं, ये सोच है बेटा। जब बड़े लोग कोई काम करते हैं ना तो फिर उनसे ये नहीं पूछा जाता किस आधार पे आप कह रहे हैं। वो कुछ नियम देते हैं, उन नियमों को हम मानते हैं, और तब तक मानते हैं जब तक हम उन नियमों को गलत साबित ना कर दें। जब कोई आकर उन नियमों को अगर गलत साबित कर देता है या एक नई थ्योरी दे देता है तो फिर और वो नई थ्योरी अपने आप को प्रूव कर लेती है, तब जाकर फिर हम कहते हैं कि हाँ, पुरानी वाली में जो मिस्टेक थी उसमें ये करेक्शन है, ये उसमें संशोधन है, और इन संशोधनों के बाद अब ये नई चीज जो आई है ये हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं मानना पड़ता बेटा किसी भी चीज को। थ्योरी ऐसे ही तो इवॉल्व होगी ना। हम अगर किसी की भी बात नहीं मानेंगे तो विकास कैसे होगा? विकास का मूल आधार क्या होता है कि पहले कुछ चीज आती है, फिर उस चीज में हमें कुछ कमियां नजर आती है, फिर उन कमियों को सुधारने के दिशा में प्रयास होते हैं, और उन सुधारों को हम लागू करते हैं, और उन सुधारों को लागू करके एक नई विकसित थ्योरी आती है, और उस विकसित थ्योरी को ही विकास कहा जाता है, एक इवोल्यूशन कहा जाता है। सही बात? तो अपने को न्यूटन के अनुसार फॉर्मूला क्या है ये समझ आया कि न्यूटन ने सम तापीय प्रक्रम मान के √p/ρ कहा। पर वास्तव में जो ये जिस जिस थ्योरी से ये सटीक आंसर आ रहे हैं वो कौन सी है? रुद्धोष्म अवस्था, एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक अगर आप मानते हो तो आपको यहां पर जो जो कॉन्सेप्ट, जो चीजें, जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही सटीक मिले। ठीक है बात? चलिए, तो यहां से आगे बढ़ाते हैं बात को। अब एक चीज है जो मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि ये गामा क्या है। तो गामा क्या होता है बेटा? गामा होता है CP/CV। CV क्या होता है?
एक रिलेशन आप यहां से जानते हैं, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, जानते हैं? तो सीवी जो होता है बेटा ये होता है एफ बाई टू आर, और जो सीपी होता है ये होता है एफ बाई टू प्लस वन आर, और एफ जो होता है ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ कि ना? आप अगर यहां से सीपी और सीवी का रेशियो अनुपात निकाले तो एफ बाई टू प्लस वन बटे आर बटे एफ बाई टू आर। आप यहां से आर को काट देते हैं, एफ बाई टू का जब डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है वन प्लस टू बाई एफ। तो यहां से ये गामा का फॉर्मूला आ जाता है कुछ ऐसा। इस गामा के फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक भी होती है, आपको सर ने बताई होगी कि गामा यहां से याद रखने का तरीका होता है वन टू का फोर, वन टू का फोर, याद रहेगी। गामा इज इक्वल टू वन टू का फोर, तो वन, उसके बाद प्लस, फिर टू का फोर यानी टू बाई एफ। ऐसा नहीं है एफ की वैल्यू फोर है, फोर मतलब याद रखने का तरीका है एफ, फोर मतलब एफ, और जहां एफ क्या है ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सबसे पहले यहां पर एक आणविक की बात होती है। एक आणविक जो रहता है, कोई भी अणु जो रहता है, इसके पास रेखीय डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ये तीन दिशाओं में गति कर सकता है। इसके पास घूर्णन के लिए रेखीय गति के डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर रहते हैं तीन, और घूर्णन गति के डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर रहते हैं जीरो। तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कितने हो जाते हैं? तीन। और यहां से आपको गामा कितना मिल जाएगा एक आणविक के लिए? गामा इज इक्वल टू वन टू का फोर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से तीन है, तो ये कितना आ जाएगा गामा? फाइव बाय थ्री। ठीक है बात। द्वि आणविक के लिए बात करें, द्वि आणविक के लिए बात करो, तो द्वि आणविक के लिए यहां पर इस प्रकार से दो अणु, एक बंध, फिर यहां पर रेखीय गति के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं तीन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, और घूर्णन गति के हिसाब से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं दो। तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर होते हैं पांच, और यहां से गामा आता है वन टू का फोर, तो कितना आ जाता है? सात बटे पांच। दो मिनट होल्ड करते हैं, मैं भी आ रहा हूं।
तीसरा यहां से रहेगा अपना बहुआण्विक। तीसरा रहेगा बहुआण्विक। और जो बहुआण्विक रहता है, इस बहुआण्विक में दो प्रकार रहते हैं, रेखीय जैसा CO2 जैसा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा, और अरेखीय। अब अगर रेखीय है तो रेखीय का तो बिल्कुल द्विआण्विक जैसा ही सिस्टम बनेगा, सेम, क्योंकि यहां पर दो अणु है, यहां तीन अणु है एक रेखा में। तो इसके लिए तो जो कुल F जो रहेगा, कुल F वो 5 ही रहेगा, और इसका जो रेखीय का गामा रहेगा वो 7/5 ही रहेगा। ठीक है। और अरेखीय की जो बात है, इस अरेखीय में इसका जो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं वो 6 हो जाते हैं, और 6 हो जाएंगे तो यहां से गामा कितना आ जाएगा, 1 + 2/6, यानी 1/3, यानी 4/3। ठीक है बात। इसमें मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, क्या याद रखना है। सबसे पहले तो गामा का फॉर्मूला याद रख लो, और सीपी और सीवी का फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि ये काम पड़ेगा, सीपी और सीवी काम आएंगे। तो सीपी बड़ा होता है इसलिए F/2 + 1R, और सीवी छोटा होता है इसलिए F/2R। ठीक है। एक आणविक का गामा 5/3, द्विआण्विक का 7/5, और बहुआण्विक अपने पास है तो बहुआण्विक में रेखीय का 7/5 और अरेखीय का 4/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एडियाबेटिक के हिसाब से ये सारी थ्योरी किसके अनुसार है, लाप्लास के अनुसार। वी गैस गामा P/ρ। और यहां से जो ये हवा में वेग आ जाएगा, ये आ जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से कहा गया न्यूटन का सूत्र प्लस लाप्लास संशोधन बराबर लाप्लास सूत्र, और गैस समीकरण के अनुसार हम ये जानते हैं पीवी बराबर NRT, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी बराबर NRT, और इसको लिख देते हैं पीवी मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं अपन, तो हम निकालते हैं गैस का कुल भार और कुल अणुभार, RT। ठीक। और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, P उधर ही रहने दो, इसे लिख दो RT/MW, और यहां लिख दो M/V। लिख सकते हैं ऐसा। और इस M/V को क्या लिख सकते हैं, M/V को क्या लिख सकते हैं, घनत्व, है ना।
घनत्व लिख सकते हैं, और घनत्व को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा P बटे रॉ, और ये हो जाएगा P बटे रॉ आर टी बटे एम डब्ल्यू। आर क्या है? गैस नियतांक। आर क्या है? गैस नियतांक। टी क्या है? ताप। और एम डब्ल्यू क्या है? अणुभार। तो यहां से ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से भी बन जाता है कि जो लाप्लास संशोधन के बाद गैस का फॉर्मूला है वो है गामा पी बाय रो, और इस पी बाय रो को हम आर टी बाय एम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये गामा आर टी बाय एम डब्ल्यू भी हो जाता है फॉर्मूला। जहां जैसी जरूरत पड़े, अगर ताप के रूप में फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो बाद वाला लगा लो, दाब और घनत्व के रूप में जरूरत पड़े तो पहले वाला लगा लो। इस आधार पर ये गैस में अब अंतिम फॉर्मूले हमारे बन गए। ये अंत यहां पर हमने पूरे कंक्लूजन, सारी बातें न्यूटन की, लाप्लास की सारी बातें सब मिला जुला के अंत यहां पर हमने ये लिखा है। तो वी गैस इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो या गामा आर टी बाय एम डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। बेटा वी गैस वो तो थर्मल में वीआरएमएस जैसा है, वी गैस थर्मल में वीआरएमएस जैसा है, थोड़ा सा अंतर है बेटा, है ना। वीआरएमएस में थोड़ा सा अंतर रहता है। हाँ, आप वहां √3/2 √3/2 आर टी बाई एम डब्ल्यू लिखते हैं। चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं। गैसीय माध्यम में ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले तो हम तापमान का प्रभाव देखेंगे। तापमान का प्रभाव हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वेग का, ध्वनि के वेग का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट गामा आर टी बाय एम डब्ल्यू, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम डब्ल्यू। यहां गामा, आर, एम डब्ल्यू, जब हम तापमान का प्रभाव देखेंगे तो बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? क्योंकि आप अब ये देखेंगे कि तापमान से किस प्रकार से ध्वनि का वेग प्रभावित होता है, तो बाकी सारी चीजें यानी जो माध्यम है वो माध्यम भी नियत मानना पड़ेगा, जो माध्यम का अणुभार है वो भी नियत मानना पड़ेगा। आप सिर्फ बदलेंगे तो एक चीज को बदलेंगे, वो है तापमान। तो इस पूरे फॉर्मूले में अगर आप तापमान को बदलते हैं, बाकी सब चीजों को नियत रखते हैं, तो तापमान के आधार पर संबंध क्या आता है वेग का? अंडर रूट टी। यानी ताप वेग, जो ध्वनि का वेग है वो अंडर रूट टी, टी तापमान है, उसके अंडर रूट के समानुपाती है। आप यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, कि आप कहो कि सर अंडर रूट, ये यहां पर अंडर रूट टी, जब हम अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करते थे यहां पर भी तो अंडर रूट टी आता था, यहां टी तनाव होता था, याद है? अंडर रूट टी बाई म्यू। और अभी हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ टी क्या है? तापमान है। और हमसे यहां से पूछा जाए कि दो वेगों, दो अलग अलग तापमानों पर माध्यम में ध्वनि के वेग को, उसकी तुलना करो, तो हम क्या लिख सकते हैं? v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2। ग्राफ भी आप जानते हैं, यहां से v और t के बीच में ग्राफ बनेगा, जिसकी पावर कम, ग्राफ उसकी तरफ मुड़ जाएगा। अगर आप अंडर रूट टी यहां पर ले लेते हैं तो अंडर रूट टी और v के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा? सरल रेखा बन जाएगा। यहाँ v के बजाय v स्क्वायर और टी, अंडर रूट टी के बजाय t कर देंगे तो भी फिर से क्या बन जाएगा? सरल रेखा बन जाएगा। सही। आगे देखते हैं। यहीं पर अगर अल्प
ताप परिवर्तन के आधार पर अगर बात करना चाहे तो याद है फॉर्मूला डेल्टा वी बाई वी, और जो पावर है इसको क्या लिखा जा सकता है, वी समानुपाती टी की घात 1/2। तो घात 1/2 यहाँ आगे आ जाती। ये कब तक है, 5%। अगर तापमान लगभग 5%, छोटा मोटा तापमान परिवर्तन है तो फिर अपन ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, एक बार सॉल्व करो। ध्वनि के वेग में प्रतिशत परिवर्तन अपने को निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/2, और ताप में प्रतिशत परिवर्तन 2%। आंसर आ जाएगा 1%। सही। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा कॉन्सेप्ट है ना। यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात। इसमें क्या है, इसमें कहा कि वायु में 0 डिग्री ताप पर जो ध्वनि का वेग है वो 332 है, और इसमें पूछा कि 10 डिग्री पर ध्वनि का वेग क्या होगा। तो हम यहां पर 10 डिग्री के बजाय किसी टी डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग निकाल लेंगे, तो एक डेरिवेशन टाइप से हो जाएगा। ठीक है बात। तो क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में टी डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का वेग होता है टी डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में लिखते हैं ना अपन, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली समीकरण में। तो केल्विन में क्या हो जाएगा 273 प्लस टी। तो टी ताप पर जो वेग हो जाएगा वो 273 प्लस टी के समानुपाती हो गया, और 0 डिग्री पर ध्वनि का जो वेग होगा वो अंडर रूट में 273 के समानुपाती हो जाएगा। मैं यही खाली जगह पे बता देता हूं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आए। जो वेग का फॉर्मूला है बड़े भैया, ये वेग का फॉर्मूला अंडर रूट टी, टी ताप के समानुपाती है, और ताप किस में, केल्विन में। ठीक है। और हमसे क्या कहा गया कि वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो दे रखी है वो दे रखी है 332, ये शायद से। ठीक है। और वेलोसिटी टी डिग्री सेल्सियस पर हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो अंडर रूट 273 के समानुपाती है, और वेलोसिटी टी डिग्री सेल्सियस पर जो है वो 273 प्लस टी के समानुपाती है। ये चीज हमें दे रखी है, और ये चीज है जो हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो अपन क्या कर लेंगे, समीकरण 2/1, और 2/1 करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी टी डिग्री सेल्सियस बटे वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस, और अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 273 प्लस टी अपॉन 273, और ये हो जाएगा वेलोसिटी टी डिग्री सेल्सियस अपॉन वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी बटे 273 पूरे का अंडर रूट 1/2। और ये हो जाएगा वेलोसिटी टी डिग्री सेल्सियस बटे 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है 332, और ये हो जाएगा 1 प्लस, अगर यहां पर ये टी अल्प है तो अपन क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा 1 प्लस एक्स की घात एन को लगभग 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, द्विपद व्यंजक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा टी प्लस 273। तो इसे लिख दिया जाएगा वेलोसिटी टी डिग्री सेल्सियस बराबर
मैं इसे भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने देता हूं। ये हो जाएगा वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस टी बटे 546। यही चीज है जो अपन ने यहाँ पर ये लिख रखी है। और ये टी अल्प है, और अल्प कब तक, कितना अल्प, तो उसी के लिए यहाँ पर लिख दिया कि ये 30 डिग्री तक काम करता है ये फॉर्मूला। तो आगे देखिएगा, इसमें कहा गया कि यदि माध्यम वायु है तो वी नॉट की वैल्यू कितनी लिख दी जाएगी, 332। तो जैसे ही 332 रखोगे, नहीं, वी 0 डिग्री याद नहीं रखना बेटा, सवाल देगा आपको, कुछ याद नहीं रखना, आपको तो कॉन्सेप्ट और बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे इसी में अगर यहां पर ये क्या दे दिया जाए कि ये वायु हो, अगर ये माध्यम वायु हो, तो क्या हो जाएगा, वी टी इज इक्वल टू 332, सवाल ने दे दिया, और ये हो जाएगा 1 से गुणा होके इतना, और 332 टी बटे 546, तो ये वैल्यू हो जाती है 332 प्लस 0.61 टी। तो यहां से क्या समझ में आता है, यहां से समझ आता है कि जो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेग है, 330 हो या 332 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस जब तापमान बढ़ाया जाता है तो उस ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। हाँ, इसमें तो टी का मान डिग्री में आएगा बेटा, डिग्री में, क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं। आप देखो यहाँ पर 273 प्लस टी लिख चुके हैं, तो टी अब डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, ये सवाल करो, ये सवाल सॉल्व करो। ये होमवर्क में कर लेना, कल बात कर लेंगे इनकी अपन, ये दोनों होमवर्क में कर लेना। ठीक है, दिमाग लगाना इनमें, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना आप। ठीक है।